वहीं महाराष्ट्र में शनिवार को कोविड-19 के 8,912 नए मामले सामने आए। संक्रमण से 257 लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में अब तक हुए संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 59,63,420 हो गई है। वहीं मरने वालों की संख्या 1,17,356 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह बताया कि इससे पहले 8 मार्च को राज्य में 8,744 मामले सामने आए थे। साथ ही विभाग ने यह भी बताया कि दिन में 10,073 मरीजों को छुट्टी दे दी गई, जिससे महाराष्ट्र में ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 57,10,356 तक पहुंच गई है। तो कोरोना की रफ्तार लगातार कम होते जा रही है और ऐसे में 24 घंटे के भीतर 8,912 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 257 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,17,356 हो गई है, जबकि रिकवरी जो कोरोना पेशेंट की जो रिकवरी रेट है वो 99% के आसपास पहुंच गई है। तो महाराष्ट्र में शनिवार को कोविड-19 के 8,912 नए मामले सामने आए। संक्रमण से 257 लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में अब तक हुए संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 59,63,420 हो गई है। मरने वालों की संख्या 1,17,356 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह बताया कि इससे पहले 8 मार्च को राज्य में 8,744 मामले सामने आए थे। साथ ही विभाग ने यह भी बताया कि दिन में 10,373 मरीजों को छुट्टी दी गई है, यानी कि 10,000 से ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं। और अब महाराष्ट्र में ठीक होने वालों की संख्या 57,10,356 तक पहुंच गई है। यानी लगातार कोरोना मरीज ठीक हो रहे हैं, रिकवर होकर अपने अपने घर जा रहे हैं। लेकिन सावधानी ज़रूरी है, क्योंकि 8,912 अभी भी 24 घंटे के भीतर महाराष्ट्र में मामले सामने आ रहे हैं और 257 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर लगभग थम सी गई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट देखने को मिला है, जिसे डेल्टा प्लस का नाम दिया गया है। बता दें कि कोरोना का यह नया रूप डेल्टा वेरिएंट है। इस नए वेरिएंट में मामले में महाराष्ट्र के 3 क्षेत्र रत्नागिरी, नवी मुंबई और पालघर से मिले हैं। फिलहाल इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है, यानी इसमें यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से ये अपना रूप बदल रहा है। राहत की बात यह है कि फिलहाल इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न में नहीं रखा गया है, यानी तुरंत चिंता की बात नहीं है। तो भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर लगभग थम सी गई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट देखने को मिला है, जिसे डेल्टा प्लस का नाम दिया गया है। बता दें कि कोरोना का ये नया रूप डेल्टा वेरिएंट है। इस नए वेरिएंट मामले में महाराष्ट्र के 3 क्षेत्र रत्नागिरी, नवी मुंबई और पालघर में ये वेरिएंट मिले हैं। फिलहाल इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है, यानी इससे ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से ये अपना रूप बदल रहा है। वह रायगढ़ जिला कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। कोरोना के इस प्रकोप को रोकने के लिए जिले में पर्यटकों पर रोक लगा दी गई है। जगह जगह सख्त नाकाबंदी की गई है, जिससे पर्यटक नाराज दिखाई दे रहे हैं। जिले में मृत्यु दर के साथ साथ कोरोना मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अलीबाग तालुका जिले का मुख्यालय है और तालुका के कई गाँव कोरोना के हॉटस्पॉट बन गए हैं। बाहर से आने वाले पर्यटकों को रोका जा रहा है। पर्यटक नाराज हो रहे हैं क्योंकि उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। पेजरी नाका पर सख्त नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जांच भी की जा रही है और इस पूरी स्थिति का जायजा हमारे रायगढ़ से संवाददाता धमशील सावंत ने लिया है।
ये तस्वीर आप रायगढ़ की देख रहे हैं, जहां पर काफ़ी संख्या में पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं अलीबाग। लेकिन कई गांव कोरोना का हॉट स्पॉट बन जाने के कारण एक बार फिर से प्रशासन ने वहां पर रोक लगा दी है और जगह जगह चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लगातार कोरोना के मरीज वहां पर मिल रहे हैं, जिससे चिंता बढ़ गई है। और इस चिंता को देखते हुए जो पर्यटक वहां पर आ रहे हैं उन्हें वापस किया जा रहा है, और जिससे पर्यटकों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। गाड़ियों को रोककर चेकिंग की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ जिला सामान्य अस्पताल में आईसीयू कोविड सेंटर का उद्घाटन किया गया। विधायक जयंत पाटिल के मार्गदर्शन से 15 बेड की अपडेटेड आईसीयू यूनिट शुरू की गई है, जहां छोटे बच्चों का इलाज किया जाएगा, क्योंकि तीसरी लहर छोटे बच्चों के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। बता दें कि कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसके चलते कई अस्पताल बेड, ऑक्सीजन और चिकित्सा सुविधाओं की कमी का सामना कर रहे हैं। बता दें कि अद्यतन कोविडम केंद्र का उद्घाटन शेतकरी कामगार पक्ष के युवा नेता नृपाल जयंत पाटिल ने किया। तो वहीं अलीबाग की नगर सेवक चित्रलेखा पाटिल ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों और विशेषज्ञ के अनुसार थर्ड वेव की आशंका को देखते हुए यूनिट को अस्थायी रूप से जिला सामान्य अस्पताल को सौंप दिया गया है। रायगढ़ जिले में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। दिन ब दिन कोरोना मौतों का आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है, उसके साथ मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। रायगढ़ जिला सिविल हॉस्पिटल में यहाँ पे कोविड सेंटर का निर्माण किया है। हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं देने वाले हैं। मैम, क्या कहेंगे, किस प्रकार ये संकल्पना है कोविड सेंटर की? आप देख रहे थे कि पिछली बार जब कोविड आया था तो बहुत लोगों को बेड नहीं मिला था टाइम पे, क्योंकि वो बहुत अचानक तरीके से नंबर ऑफ़ पेशेंट बहुत बढ़ गए थे। इसलिए हम लोग अगर अगली वेव आई तो उसके लिए प्रिपेयर रहने के लिए हम लोग ने हमारी तरफ से, हमारी संस्थाओं की तरफ से यहाँ पे 15 बेड दिए हैं, जो छोटे बच्चों के लिए है। इधर का इक्विपमेंट छोटे बच्चों का आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू जिसे कहते हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, क्योंकि ऐसी एक मान्यता है, ऐसी एक चर्चा है कि शायद वैक्सीन न होने के कारण छोटे बच्चों को कोविड इफ़ेक्ट कर सकता है। तो ये ध्यान में रखते हुए भी यू शुड बेटर बी सेफ देन सॉरी, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये क्रिएट किया। यहाँ पे एक मोबाइल एक्सरे यूनिट भी दिया है, जो इस हॉस्पिटल में नहीं था, और ये ज़िले का सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन सिविल हॉस्पिटल है। तो वो मोबाइल एक्सरे मशीन भी इस कोविड की महामारी में, इस लड़ाई में हमें हेल्प करेगा। यहाँ पे जो तीसरी फेज आने वाली है कोविड-19 की, उसका सामना करने के लिए यहाँ पे पूरी सुविधा पूर्ण जो कोविड सेंटर है वो बनाया गया है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए धम्मशील सावंत, रायगढ़। और रत्नागिरी जिले में टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और स्थिति को ध्यान में रखते हुए 4000 वैक्सीनेशन डोज श्रमिकों को दी जा चुकी है। खेड़ तहसील के लोटे एमआईडीसी में स्थित सुप्रिया लाइफ साइंस कंपनी के मालिक सतीश वाघ की पहल पर 17 कंपनियों के सहयोग से लोटे इंडस्ट्रियल एस्टेट के श्रमिकों को कोरोना के 4000 टीके दिए गए हैं। इस पहल को लेकर मजदूर वर्ग और लोटे पंचकृषि की ओर से संतोष व्यक्त किया जा रहा है। तो मुंबई के कांदिवली स्थित हीरानंदानी हेरिटेज में फर्जी कोविड टीकाकरण के बाद अब बोरीवली स्थित आदित्य शैक्षणिक संस्थान में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। संस्थान की ओर से जारी बयान के मुताबिक 3 जून को शैक्षणिक परिसर में एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया था। संदेह है कि आयोजकों ने कोविशील्ड टीका लगाने की आड़ में धोखाधड़ी की है। बयान में कहा गया है कि एक शख्स जो खुद को कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के बिक्री विभाग के मुख्य प्रबंधक बताता था, उसने 3 जून को कॉलेज में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया था। पुलिस के अनुसार इस गिरोह ने 9 जगहों पर इसी प्रकार से फर्जी टीकाकरण शिविर लगाया था। हालांकि हीरानंदानी फर्जी टीकाकरण मामले में कांदिवली पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 5वें आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार पुलिस प्रयास कर रही है।
तो मुंबई के कांदीवली स्थित हीरानंदानी हेरिटेज में फर्जी कोविड टीकाकरण के बाद अब बोरीवली स्थित आदित्य शैक्षणिक संस्थान में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। संस्थान की ओर से जारी बयान के मुताबिक 3 जून को शैक्षणिक परिसर में एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने टीकाकरण शिविर आयोजित किया। संदेह है कि आयोजकों ने कोविशील्ड टीका लगाने की आड़ में धोखाधड़ी की है। बयान में कहा गया है कि एक शख्स जो खुद को कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के बिक्री विभाग के मुख्य प्रबंधक बताया था, उसने 3 जून को कॉलेज में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया था। पुलिस के अनुसार इस गिरोह ने 9 जगहों पर इसी प्रकार से फर्जी टीकाकरण शिविर लगाया था। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। वहीं सांगली जिले के मीरज में एपेक्स केयर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर महेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर मरीजों की उपेक्षा करने और 87 मरीजों की मौत का कारण बनने का आरोप लगाया है। पुलिस को अब एपेक्स अस्पताल में 87 मरीजों के डेथ ऑडिट का इंतजार है। राज्य में यह पहली बार होने की संभावना है जहां किसी डॉक्टर पर कोरोना के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया गया है। इस अस्पताल में विशेषज्ञ मेडिकल टीम की जगह होम्योपैथी की छात्रों से इलाज किया जा रहा था। इसके अलावा अस्पताल में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक नहीं होने के बावजूद 205 मरीजों को कोरोना की दूसरी लहर में भर्ती कराया गया। इनमें से 87 की पहचान मृत के रूप में की जा चुकी है। बता दें कि अस्पताल में बिल और रसीद देने से भी इनकार किया जा रहा है। साथ ही मरीजों के परिजनों ने ये शिकायत भी की है कि अस्पताल के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद थे। साथ ही डॉक्टर महेश यादव को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया और 6 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। वहीं गोंदिया जिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस के माजी दिलीप भाव बंसूड ने अपने समर्थकों के साथ राहुल गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना भाव पटोले और अन्य नेताओं के साथ कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। राहुल गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कांग्रेस की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, अशोक चौहान, महासचिव अशोक दुआ समेत कई नेता शामिल रहे। बता दें कि कांग्रेस पक्ष की तरफ से प्रदर्शन करने की संभावना जताई जाने से दिलीप भाव के कांग्रेस प्रवेश में गोंदिया जिले के राजनीति में भूचाल आने की संभावना जताई जा रही है। सध्या आता दिलीप बनसोड तिरोड्याचे माजी आमदार पक्षामध्ये स्वागत करत आहेत। जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटामध्ये जे जे चांगली लोक आपल्या पक्षात येतात त्यांचं स्वागत खुल्या मनानं खुल्या दिलानं जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाट आपण सर्व। वहीं अहमदनगर MIDC इलाके से एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे रिश्तों को शर्मसार कर दिया है, जहां मजदूरी करने वाले एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ MIDC थाने में पोस्को के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। इस शख्स ने अपने ही 12 साल की बेटी के साथ अपने घर पर दुष्कर्म किया। पत्नी को पति की हरकत की जानकारी मिलने के बाद वह MIDC थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। बता दें कि आरोपी की कोर्ट में पेशी के बाद उसे 25 जून तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। घटना की आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक युवराज आठरे कर रहे हैं। वहीं अहमदनगर के हंगेवाड़ी गांव में 80 साल की सगुणा बाई शेलके को इंदिरा आवास योजना के तहत मिलने वाले घर के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बुजुर्ग को 2005 में ही घर की मंजूरी मिली थी, लेकिन तब से लेकर आज तक उन्हें घर नहीं मिला। गौर करने वाली बात यह है कि हंगेवाड़ी गांव को आदर्श गांव का पुरस्कार मिला है। ये बात अलग है कि इस गांव में एक बुजुर्ग महिला को छत के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अहमदनगर जिले में अपराधियों के मन से पुलिस का भय खत्म हो चुका है और इसकी वानगी तोपखाना पुलिस थाने के अंतर्गत देखने को मिली है, जहां एक युवक पर अपराधियों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। गनीमत यह रही कि पुलिस ने वक्त पर पहुंचकर युवक की जान बचाई। वहीं पुलिस ने 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोपहर को 2 बजे
तोपखाना पुलिस स्टेशन के गेट पर सचिन विनोद निकम, जयेश पाटोड़े एवं उसके पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के विरुद्ध तकरार देने के लिए पुलिस स्टेशन आए थे। तो पुलिस स्टेशन के बाहर के गेट के पास दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर लकड़ी, पत्थर, चाकू एवं कोयते से हमला किया। इसमें कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। आवाज़ सुनकर पास में जो पुलिस थे उन्होंने बीच बचाव किया एवं जो हमलावर पक्ष के लोग उनको कस्टडी में लिया। इसमें पुलिस के द्वारा सचिन विनोद निकम इनकी फिरियाद पर आईपीसी 307, आईपीसी 308, 120 ब, आर्म्स एक्ट 425, दंगे की सेक्शन के अंतर्गत एवं इतर कलमों के अंतर्गत फिरियाद रजिस्टर करने का काम चालू है। इसमें हमने 6 लोगों को अभी तक कस्टडी में लिया है। दोपहर वह महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार में शहरी विकास राज्य मंत्री प्रजाक्त तनपुरे की मुश्किलें बढ़ गई है। नगर निगम के नगर नियोजन विभाग में इंजीनियर कल्याण बल्लाल का समर्थन करते हुए मंत्री तनपुरे ने इंजीनियर पर हुई कार्रवाई को स्थगित किया था। इसके चलते सामाजिक कार्यकर्ता शाकिर भाई शेख ने मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ में इसे चुनौती दी है। कोर्ट ने मामले में राज्य मंत्री तनपुरे, प्रधान सचिव, नगर आयुक्त और इंजीनियर बल्लाल को नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई 16 जुलाई को होने के आदेश दिए हैं। वहीं जलगांव जिले के भड़गांव तहसील में राज्य सरकार के महाडीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसानों को ज्वार और बाजरा के बीज वितरित किए गए। सभी किसान बीबीएफ बुआई मशीन से बुआई करेंगे और नई तकनीक अपनाएंगे। किसान आज तक छोटे पैमाने पर खेती और जैविक कीट नियंत्रण को अपना रहे थे, अब वो 100% की वृद्धि करेंगे और एक सफल फसल के रूप में मक्का, ज्वार, गेंदा आदि का उपयोग करेंगे। कृषि विभाग ने कृषि विद्यालयों और क्रॉपसेप के माध्यम से फसलों की निगरानी और उपचार भी करेगा। और देश भर में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है और इस दिन को बच्चे अपने पिता के साथ खास अंदाज में मनाते हैं और याद भी करते हैं। इस बीच बॉलीवुड के बहुत से सितारों ने भी फादर्स डे पर अपने पिता को याद किया, साथ ही सोशल मीडिया पर उनके लिए खास पोस्ट भी साझा किया है। दिग्गज अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पिता और परिवार के साथ तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने अपने पिता और ससुर को याद किया है। तो वहीं अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने भी अपने अकाउंट पर पिता शत्रुघ्न सिन्हा के साथ अपनी खास तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर के साथ सोनाक्षी सिन्हा ने लिखा है, हाँ हाँ हूँ मैं पापा की परी। और इसके साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।